बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट टी एस एलियट। टी एस एलियट की एक पोम है द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जिसमें हम मॉडर्निज़म के एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे और इमेजरी और मेटाफर का जो यूज़ किया गया है इस पोम में उसको डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। Introduction. The Love Song of J. Alfred Prufrock is a quaint, essential modernist poem by T.S. Eliot. The presentation aims to unravel the modernist threads within the poem. इस पोएम में यही इंट्रोडक्शन में यही बताया गया है कि हमने इस पोएम में क्या क्या डिस्कस करना। एज आई सेड के मॉडर्निज़म के जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और इमेजरी मेटाफर इन दोनों का कहाँ कहाँ यूज़ किया गया है उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। द स्पीकर ऑफ अब यहाँ से शुरुआत होती है। द स्पीकर ऑफ द पोएम जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज़ अ मॉडर्निस्ट एंटी हीरो हु एम्बॉडीज द थीम्स ऑफ एलिनेशन एंड एंजाइटी। अब इसमें हमारे पास जो स्पीकर है जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, वो क्या है? मॉडर्निस्ट तो है लेकिन एक एंटी हीरो के तौर पे उसको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, वो किस चीज़ का शिकार है? एलिनेशन और एंजाइटी का। एलिनेशन लाइक द सेम इट कम्स इन लॉनलीनेस, एंजाइटी आपको बेहतर पता है। इज़ अ मिडल एज्ड मैन, अब ये एक मिडल एज्ड है, हु इज़ डिसइल्यूजन विद हिज लाइफ एंड अनएबल टू कनेक्ट विद अदर्स, जो कि दूसरों से कनेक्शन नहीं चाहता, दूसरों से कनेक्शन नहीं रखना चाहता। इसकी ऐसी लाइफ बनी हुई है, किसकी? जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की। अब इसको हम कैसे मॉडर्निस्ट एलिमेंट किस तरह मौजूद है इसमें? हिज प्रेगमेंटेड थाट्स एंड डिसजॉइंटेड स्पीच रिफ्लेक्ट्स द प्रेगमेंटेड नेचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो सेम टू सेम जैसे वो सेपरेट रहना चाहता है, इसी तरह ये जो मॉडर्न सोसाइटी बनी हुई है, जो मॉडर्निज़म है, इसमें भी लोग क्या है? लोग सेपरेट रहना पसंद करते हैं। लोग अलग, लाइक सोसाइटी तो मॉडर्न है लेकिन लोगों की जो सोच है वो डिफरेंट है। लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। लोगों के अंदर क्या है? एंजाइटी है, डिप्रेस्ड है लोग इस मॉडर्न सोसाइटीज़ में। लाइक पिछले जो पुराना ज़माना था उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। द सिटी, अब द सिटी में किस तरह मॉडर्निज़म या मॉडर्न एलिमेंट्स मौजूद हैं? द सिटी इन द पोएम रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट्स एलिनेटिंग इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल्स। सिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है इस पोएम में? मॉडर्न वर्ल्ड को। द सिटी इज़ पोर्ट्रेड एज अ प्लेस ऑफ ओवरवेलमिंग सेंसरी स्टिमुलेशन। द सिटी किस तरह एक ऐसी लाइक जगह रिप्रेजेंट की गई है जहाँ पे लाइक जो सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं होती वो मौजूद होती है। वेयर पीपल आर आइसोलेटेड एंड डिसकनेक्टेड। सेम वही चीज़ है कि जिसमें लोग जो है डिसकनेक्टेड एक दूसरे के साथ आइसोलेटेड फील करते हैं। द यूज़ ऑफ द इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म हाईलाइट्स द डिके एंड डिसअपेयर ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ। अब ये जो सोसाइटी है, सॉरी ये जो सिटी है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? ये सेम टू सेम यही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो दुनिया है यानी जो लोग हैं वो बिल्कुल डिके हो चुके हैं ऑफ मॉडर्न अर्बन लाइफ, यानी अर्बन लाइफ को वो छोड़ के सिटी लाइफ की तरफ आ गए, तो वो एलिनेटेड फील करते हैं। तो ये एक दूसरा एलिमेंट है मॉडर्निज़म से रिलेटेड इस पोम में। द टाइम जो है तीसरा एलिमेंट है। द पोम इज सेट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। पोम की सेटिंग कहाँ रखी गई है? अर्ली 20th सेंचुरी में। अ टाइम ऑफ ग्रेट सोशल एंड कल्चरल चेंज, जहाँ पे सोशल और कल्चरल चेंज लाइक उस टाइम वो टाइम चल रहा था। द मॉडर्निस्ट मूवमेंट वाज रिस्पॉन्स टू दीज चेंजेस, और ये जो मॉडर्निस्ट मूवमेंट थी ये उसके लिए एक रिस्पॉन्स बन गई थी। एंड द पोएम रिफ्लेक्ट्स द फ्रेगमेंटेशन एंड अनसर्टेनिटी टू द एरिया। पोएम में क्या है? फ्रेगमेंटेशन है एंड अनसर्टेनिटी है उस इरा के लिए, एरिया नहीं सॉरी इरा। द यूज़ ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड नॉन लिनियर नैरेटिव रिफ्लेक्ट द मॉडर्निस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब इस पोएम में क्या है? जैसे हम मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न लाइफ में हमारे थॉट्स क्या है? एक थॉट से दूसरे थॉट्स में हम डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं, इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। अब सपोज़ मैं आपसे बातें कर रहा हूँ या मैं डिस्कस कर रहा हूँ कोई पोम, सपोज़ ये टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूँ, अब मेरे माइंड में पता है क्या चल रहा होगा? मेरे माइंड में ये चल रहा होगा कि यार इसके बाद मैं ये करूँगा, इसके बाद ये करूँगा, इसके बाद। अब ये क्या है? ये जो एलिमेंट है ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, यानी ये एक किस्म के हम कह सकते हैं कि लिटरेरी डिवाइस है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस अब मेरे माइंड में है, यानी सेम टू सेम इस पोएम में भी यही चीज़ डिस्कस की। वो जो एंटी हीरो होते हैं जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, उसके माइंड में भी यही चीज़ें चलती, मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो है जो कंसेप्ट है वो रिप्रेजेंट किया गया है। द लव सॉन्ग, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ आयरॉनिक
एज इट इज़ नॉट अ ट्रेडिशनल लव सॉन्ग। तो ये कोई लव सॉन्ग नहीं है। देखो आपको टाइटल से ऐसा लगता होगा कि कोई लव लेटर है या लव के बारे में डिस्कशन हो रही है। नो, इसमें एक बंदे के बारे में डिस्कशन। बाकी इस पोम की ट्रांसलेशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ये एक लाइक व्यूवर ने फरमाइश की थी कि इस पर एक वीडियो बनाए जिसमें मॉडर्निज़म के एलिमेंट्स मौजूद हो और इमेजरी और मेटाफर का क्या क्या यूज़ किया गया है। सो ये उस उस व्यूवर के लिए ये वीडियो है। बाकी आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा लें। और इस पोएम को ऑलरेडी मैं उर्दू में या हिंदी में डिस्कस कर चुका हूँ। इट इज़ अ लेमेंट फॉर लॉस अपॉर्चुनिटीज़ एंड अनफुलफिल्ड। तो इसमें क्या है, इसमें जो लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ है उसको डिस्कस किया गया है। लेमेंट मीन्स शोक वगैरह बनाना। द पोम एक्सप्लोर द थीम ऑफ ह्यूमन कनेक्शन एंड द फेयर ऑफ रिजेक्शन। इस पोम में क्या है, जो हमारे एंटी हीरो है जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, वो रिजेक्शन से भी उसके एक किस्म का फेयर है, यानी डरता है। द यूज़ ऑफ रिपीटिशन एंड रिटोरिकल क्वेश्चंस, और इसमें रिपीटिशन और रिटोरिकल क्वेश्चंस का भी यूज़ किया गया है। रिफ्लेक्ट द स्पीकर्स एंजाइटी एंड अनसर्टेनिटी। तो ये जो रिटोरिकल क्वेश्चन है ये किस चीज़ को शो करते हैं, ये उस स्पीकर के एंजाइटी को शो करते हैं। द एपीग्राफ, एपीग्राफ आपको पता है किस चीज़ को कहते हैं। एपीग्राफ मींस लाइक सिंपल, यहाँ पे भी एक्सप्लेन हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बेहतर समझाऊंगा। द एपीग्राफ ऑफ द पोएम इज़ अ कोट फ्रॉम डेंटेस इन्फेर्नो, यानी जो स्टार्ट में कुछ चीज़ें ली जाती हैं, कुछ ऐसा पैराग्राफ लिखा जाता है, कुछ लाइंस लिखे जाते हैं किसी और के पोएम से, उसको हम एपीग्राफ कहते हैं। जैसे यहाँ पे इस पोएम में आप जब स्टार्ट में पढ़ेंगे, इस पोएम में स्टार्ट में कुछ लाइंस लिखे गए हैं जो डेंटे के इन्फेर्नो पोएम से लिए गए हैं, विच सेट्स द टोन ऑफ द पोएम, जो कि लाइक जो पोएम की टोन है उसको सेट करता है। द कोट रेफर्स टू द स्पीकर्स फेयर ऑफ रिजेक्शन एंड हिज इनएबिलिटी टू एक्ट ऑन हिज डिज़ायर्स। तो ये जो फेयर कोट है ये किस चीज़ को रेफ़र करता है, यानी जो स्पीकर है उसके रिजेक्शन को, यानी उसका एक फेयर है कि वो किसी न किसी तरह रिजेक्ट होंगे जिससे वो प्यार करते हैं। यानी जो पोएम आप देखेंगे या पोएम को पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी। It also highlights the theme of time and the fleeting nature of life. The allusions. The poem contains numerous literary and cultural allusions, including reference to Shakespeare, Dante. Allusions क्या है, किसी ख़ास वाक़ये की तरफ इशारा करना। अब allusions की तब आपको समझ आएगी जब आप उस वाक़ये को ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अगर आपने उस वाक़ये को नहीं पढ़ा तो आपको allusion की समझ नहीं आएगी। आपने बहुत सी ऐसी पोइट्री पढ़ी होगी जिसमें कुछ दो लाइन्स होंगे, उसमें क्या होता है, लाइक अल्लामा इकबाल के बारे में बताया जाता है कि अल्लामा इकबाल ये थे, यानी अल्लामा इकबाल की पोइट्री होगी, अल्लामा इकबाल की पोइट्री होगी, उसमें आपको उन दो लाइन्स में से पता चल जाएगा कि यार ये जो लाइन्स हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड, वो किस चीज़ से रिलेटेड जो है बातें हो रही है यहाँ पे। तो आप इजीली गेस कर सकते हैं ये कुरानिक जो है आयात होती है उससे रिलेटेड है, या किसी पास्ट के इवेंट्स जो मुस्लिम्स कोई जंग वगैरह जीत चुके हैं उससे रिलेटेड है। तो सेम टू सेम ये जो एलुजन्स है इसका भी जिक्र किया गया है इस पोएम में। जैसे इन्होंने लिखा है कि शेक्सपियर के, डेंटे के और माइकल एंजलियो के बारे में बताया गया है। ये एक सिंगर थे, ठीक है। इसी तरह शेक्सपियर का आपको पता है, डेंटे का आपको पता है, पेंटर भी थे आई थिंक ये माइकलो एंजलियो। इमेजरी, इमेजरी किस तरह यूज़ की गई है। लेट अस गो थ्रू सर्टन हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट्स। अब ये एक लाइन है उस पोएम में, तो यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ पे क्या बताया गया है। द लाइन इवोक्स एन इमेजरी ऑफ एम्प्टी नेगलेक्टेड अर्बन स्ट्रीट्स। यहाँ पे अर्बन स्ट्रीट्स के बारे में बात की गई है। और सिटिंग द सीन फॉर प्रूफ्रॉक सेंस ऑफ अर्बन एलिनेशन, यानी जो देहात है उससे वो अलग हो चुका है। कौन, हमारे जो हीरो है, जो एंटी हीरो है, कौन, प्रूफ्रॉक। समझ आ गई होगी आई होप आपको यहाँ तक कि इस लाइन में इमेजरी का किस तरह जिक्र किया गया। आपने सिंपली इस चीज़ पे फोकस करना है। डिज़र्टेड स्ट्रीट्स, हाफ डिज़र्टेड स्ट्रीट्स, इट मीन्स अर्बन, जो अर्बन यानी जो देहात है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा है द येलो फ्लैग दैट रब्स इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन्स। दिस इमेज ऑफ अ येलो फॉग, दिस इमेज ऑफ अ येलो फॉग क्रिएट्स अ सेंस ऑफ हैजीनेस एंड ऑब्सक्योरिटी रिफ्लेक्टिंग द स्पीकर्स द फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अनईज। तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, अब ये लाइंस ये किस चीज़ की इमेज को शो कर रहा है, यानी जो स्पीकर है हमारा, जो एंटी हीरो है, जो जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है, वो अनसर्टेनिटी का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, अनईज जो है फील कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी फीलिंग जो है इस लाइंस में शो की गई है। द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। अब यहाँ पे इवनिंग, आपने इवनिंग वर्ड पे
फोकस करना है स्काई पे। तो ये उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, यानी जो इवनिंग है उसके बारे में बताया गया है। द लाइन क्रिएट्स अ विजुअल इमेज ऑफ द इवनिंग स्काई स्प्रेडिंग लाइक अ कैनवस एंड एड्स अ सेंस ऑफ ग्रैंडियर टू द सीन। तो यानी इवनिंग का जो सीन है उसको रिप्रेजेंट किया गया है इन सिर्फ ये एक लाइन में। आपने बाकी पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ से दी, और ये मैं इसलिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है और उसके बाद नीचे एक्सप्लेनेशन भी है। तो आप लोग पूरा इसको कॉपी कर सकते हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है अपने आप से लिखने की। आप सिंपल अगर वो पूछते हैं कि इस पोएम में इमेजरी का किस तरह जिक्र किया गया है या कौन सी चीज़ें जो है यूज़ की गई है जो आप समझते हैं कि इमेजरी से रिलेटेड है, तो आप सिंपल ये लाइन लिख दे, उसके नीचे ये एक्सप्लेनेशन लिख दे। इसी तरह द वुमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजलियो। दिस इमेज पोर्ट्रेज अ सोशल गैदरिंग विद वुमेन डिस्कसिंग आर्ट एम्फसाइजिंग द सुपरफिशलिटी ऑफ द सोशल इंटरेक्शंस। तो इसमें अगेन जो फीमेल है उसकी बात की गई है, ये लाइन आप लिख दे और नीचे ये पूरी एक्सप्लेनेशन है जिसमें फ़ीमेल होती है वो डिस्कशन करती है आर्ट से रिलेटेड, डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड। द इमेजरी द पोएम इज़, ये अगेन सेम वही इमेजरी से रिलेटेड है। ये ज़्यादा वैलिड इन्फॉर्मेशन है, ये जो 2 पेजेस हैं इमेजरी से रिलेटेड, ठीक है, इस पे ज़्यादा फोकस आप लोगों ने करना है। ये सिंपल आपको बताया गया है कि किस तरह इमेजरी का जिक्र किया गया है। द पोएम इज़ रिच इन विविड एंड evocative imagery which serves to create a sense of atmosphere and mood। तो इमेजरी का क्या कंसेप्ट होता है? इमेजरी ऑब्वियसली एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है आपको, एक मूड बनाता है आपका कि इस तरह ये चीज़ है। जैसे अगर मैं स्काई की बात करता हूँ तो यानी इवनिंग स्काई, यानी आपके माइंड में पूरी एक लाइक एक पिक्चर बन जाती है कि यार इवनिंग स्काई मीन्स लाइक क्या सीन होता होगा, ये वो आपको सब कुछ समझ आ जाता है। अब मेटाफर्स का किस तरह जिक्र है? I have heard the mermaids singing each to each. This metaphor suggests that Prufrock has heard something enchanting and beautiful but can never fully attain it. It reflects his longing and unfulfilled desires. तो इसमें क्या होता है, इसमें यानी जो ये लाइन है इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे एंटी हीरो है जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, वो कुछ ऐसा सुन लेता है या जो ऐसी चीज़ें सुन लेता है जिसको यानी उसको ये पता है कि वो चीज़ें जो मैंने देखी है, जो मैंने सुनी है, वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स है इसके, वो कभी भी फुलफ़िल नहीं हो सकते। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप वो जो ये रूम में एंटर होते हैं वो दे सकते हैं। टू लीड यू टू एन ओवरवेलिंग क्वेश्चन। द एक्ट ऑफ लीडिंग टू एन ओवरवेलिंग क्वेश्चन इज़ मेटाफोरिकल सिग्निफाइंग द डॉन्टिंग एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन दैट प्रूफ्रॉक फेसेस। तो ये इस लाइन की आपको बेहतर समझ आएगी जब आप पूरे पोएम को उर्दू के ट्रांसलेशन समेत उसको सुनेंगे, तो आपको ईज़िली इस लाइन की समझ आएगी। अब ये लाइन अगर मैं आपको समझाऊँ तो मुझे आई थिंक पूरा पोएम समझाना पड़ेगा। इसमें लाइक जो इंसिडेंट होता है लड़कियों से रिलेटेड या जो गर्ल्स से रिलेटेड, उसको डिस्कस किया गया है। आप ये पोएम पढ़ लीजिए, आपको ईज़िली इस लाइन की समझ आ जाएगी। I should have been a pair of ragged claws scuttling across the floors of silent seas. Prufrock metaphorically expresses a wish to have a different, more purposeful existence. The image of ragged claws highlights his feelings of inadequacy. तो इस लाइन में भी यही बताया गया है मेटाफोरिकली। अगर हम इसको देखें तो जो हमारे एंटी हीरो है प्रूफ्रॉक, वो क्या चाहते हैं, वो मतलब अपने आप को ये समझते हैं कि यार मुझे इस दुनिया में और ज़्यादा मतलब रहना चाहिए, उसकी एग्जिस्टेंस जो है और ज़रूरी है। द इमेज ऑफ रेजिड क्लॉज हाईलाइट्स इज फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी। इसकी जो इमेज है यानी जो ये जो इमेज रेजिड क्लॉज रिप्रेजेंट की गई है, ये किस चीज़ को हाईलाइट करता है, किस चीज़ के फीलिंग्स, तो इनएडिक्वेसी को फीलिंग्स को हाईलाइट करती हैं। In the room, the women come and go talking of Michelangelo. This metaphor suggests that the conversations are repetitive and trivial, liking them to a middle, mindless, mechanical pattern. ये अगेन उसी लाइक जो मैंने बताया ना कि एक इंसिडेंट है उससे रिलेटेड है कि जिसमें ये सोचता है कि यार एक फ़ीमेल है, वो सिर्फ किसके बारे में बात करती है, माइकल एंजलियो के बारे में। अब माइकल एंजलियो ठीक है, ये भी हमारे पास एक पेंटर थे और आई थिंक गाने वगैरह भी गाते थे। तो ये आप जब इसकी समरी इसकी जो ट्रांसलेशन है उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे, तो आपको बेहतर इन लाइंस की समझ आ जाएगी। And would it have been worth it after all? Would it have been worth it after all? The repetition of this question is a metaphor for Prufrock's consistent interval struggle and self-doubt. तो ये देखो ना यहाँ पे किस तरह जो लाइन है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि
ये जो है लाइक सेल्फ डाउट यानी इंटरनल स्ट्रगल, जो ये स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को उस चीज़ एलिनेशन से निकालने के लिए, एंजाइटी से निकालने के लिए, उस चीज़ को ये लाइंस रिप्रेजेंट करती है। दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इमेजरी एंड मेटाफर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, बाकी आप लोग इसको और भी रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यही आप लोगों के लिए काफ़ी है और नहीं पढ़ने की ज़रूरत, क्योंकि अगर ये 20 नंबर या 10 नंबर का भी पूछते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियल है। अगर आप इसको लिखते हैं अच्छे हेडिंग देख के तो ये बहुत ज़्यादा है और उनको बेहतर समझ आ जाएगी। थीम्स आपको पता है इसमें कौन कौन से हैं। एक तो एलिनेशन की थीम है, एंजाइटी है, ह्यूमन कंडीशन को डिस्कस किया गया है, नेचर ऑफ टाइम को डिस्कस किया गया है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। ये ऑलरेडी मैंने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया है। कंक्लूजन के इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है इस पूरे पोएम में। इसमें हमने ओबियसली जो एलिमेंट्स है मॉडर्निज़म के उसको डिस्कस किया, और साथ में क्या कहते हैं इमेजरी और मेटाफर को डिस्कस किया कि किस तरह इमेजरी का यूज़ किया गया है, मेटाफर्स कहाँ कहाँ यूज़ किए गए हैं। सो ये इसकी कंक्लूजन में आ जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कोई भी वीडियो आप लोगों ने बनवाना हो, आप लोगों का कोई टॉपिक हो जो आप लोग कहते हो कि यार इस पर वीडियो बननी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और सेम कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। और ये सेम जो है मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी इसी नाम से, इंग्लिश विद कुमरेड के नाम से। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।